नंदिनी जी ने जैसे ही आस्था की बात सुनी, उन्हें तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। एक पल को देख आस्था वंश ने जो भी बोला, ओ तुम भूल जाओ, सब कहने जा रही है तू, समझी? नंदिनी जी हड़बड़ाते हुए बोली। उनका तो जैसे दिमाग ही सुन्न हो गया। सॉरी बड़ी माँ, मैं बॉस की बात मानने से इनकार नहीं कर सकती। मुझे अभी इसी वक्त जाना होगा और उनका सारा सामान वत्सला मेंशन से वंशविला में शिफ्ट करना होगा। वत्सल्य पास ही क्रिया के साथ खेल रहा था। उसने भी आस्था की बात सुन ली थी। वो तुरंत आस्था के पास गया। आस्था, क्या मिशन समोफार वंशविला में शिफ्ट हो रहे हैं? वंश ने पूछा। हाँ, आस्था ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। ठीक है, मेरा और मम्मा का सामान भी शिफ्ट कर देना वंशविला पर, और कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, वत्सल्य आर्डर देते हुए बोला। कुछ देर पहले तक वत्सल्य के चेहरे पर जो मासूमियत थी वो कहीं खो सी गई थी। आस्था वहाँ से चली जाती है। नंदिनी जी तो टूट ही गई थी। शिव को पता होगा वंश के अचानक लिए इस फैसले की वजह। हाँ, उनसे पूछती हूँ। नंदिनी संभाल अपने आप को। केतकी जो पास ही खड़ी सब देख सुन रही थी, नंदिनी को संभालते हुए बोली। उसी वक्त तेजस्वी जी वहाँ आ जाती हैं। उसने सब सुन लिया था। नंदिनी, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो सोच रही थी कि एक बार ईशानी की शादी हो जाए, फिर मैं अपने ईशान के लिए आसिमा का हाथ मांगूंगी। पर ये सब केतकी जी बोली। केतकी, मैं ठीक हूँ, ओबेराय फैमिली कभी भी आती होगी। तू अंदर जाकर तैयारी कर, मैं आती हूँ कुछ देर में। तेजस्वी, तू भी साथ जा। नंदिनी जी केतकी को तेजस्वी के साथ अंदर भेजकर अपना फ़ोन ढूंढने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ मोच बिल्कुल चुपचाप नजरें नीचे किए खड़ा था। यस उससे कुछ बोलने को हुआ कि शिव उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। मोच, हम चाहते हैं कि जब तक एकलव्य और ईशानी की शादी ना हो जाए, तुम इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करोगे। किसी से भी मतलब किसी से भी नहीं, शिवशेखर जी सख्त लहजे में बोले। और अरबका के आसपास भी नज़र नहीं आओगे। हम नहीं चाहते कि वहाँ मीडिया के सामने किसी का भी तमाशा बने, और ख़ासकर अरबका का। शिवशेखर जी आगे बोले। आप भी समझ गई शिवी? शिवशेखर जी उसे घूर कर देखते हुए बोले। शिवी बेचारी तो डर से कांपने लगी थी, क्योंकि आज वो अपने बेस्ट फ्रेंड को इतना गुस्सा करते पहली बार देख रही थी। तभी एक कार जिसमें बॉडीगार्ड्स थे वहाँ आकर रुकती है, जो उनकी गाड़ी के आगे ही थी। पर उनके नज़र ना आने पर उन्हें ढूंढते हुए वापस आए थे। मौज, तुम शिवी के साथ लेकर उस कमरे में कार में जाओ, ये गाड़ी में लेकर आता हूँ, और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यस, मौज को ऑन करते हुए बोला। फिर मौज शिवी को लेकर दूसरी कार में चला जाता है। आपका ऐसा कैसे कर सकती है भैया? आखिर दिखा दी ना उसने अपनी औकात। यस गुस्से में बोला। ना अभी नहीं यस, बात करेंगे हम, पर अभी नहीं, क्योंकि अभी ना ये वक्त सही है ना ही ये जगह। और रही बात मोच और अबका की, तो उनका फैसला कोई मायने नहीं रखता। रिश्ता बराबरी में जोड़ा जाता है, मालिक और नौकर के बीच नहीं। डियर रीडर्स, आपको क्या लगा दुनिया सच में इतनी अच्छी होती है जो यूं ही किसी की मदद कर देगी, अपने घर का हिस्सा बना लेंगे, वो भी आज के समय में जहां अक्सर हम उन्हीं से धोखा खाते हैं जिन पर हम सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे दुनिया में जो चेहरे पर अच्छाई का नकाब पहन घूमते हैं। देखिए आगे अभी किसके कौन कौन से चेहरे नज़र आते हैं। और हाँ, कोको टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब कार में बैठते ही हैं कि शिवशेखर जी का फ़ोन रिंग करता है। स्क्रीन पर नंदिनी जी का नाम फ्लैश हो रहा था, पर वो कॉल कट कर देते हैं। नंदिनी फिर कॉल करती है। शिव फिर से कॉल कट कर देते हैं। नंदिनी जी बार बार कॉल करती हैं। शिवशेखर जी बार बार कॉल कट कर देते हैं। वो इस वक्त किसी से भी बात नहीं करना चाहते थे। क्यों शिवी, क्यों आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? ऐसा क्यों होता है बार बार?
जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आप नहीं होते हैं मेरे साथ। हमारा घर टूट रहा है शिव। नंदिनी जी रोते हुए खुद से बोली। और इस वक्त ना तो कोई उनके पास कोई उन्हें दिलासा देने वाला था और ना ही कोई उनके आंसू पोंछने वाला था। हाईवे वंश बहुत ही हार्ड ड्राइव कर रहा था। वंश प्लीज कार धीरे चलाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपका डरते डरते बोली। नहीं आपका आज नहीं, आज मुझे मत रोकना, आज मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। वंश एक एक शब्द को गुस्से में भेजते हुए बोला। वंश वहाँ एकलव्य और ईशानी की शादी है, सारी मीडिया होगी, सबका तमाशा बन जाएगा। वंश अब का डर रही थी, डर से कांप रही थी। उसे रोते कांपते देख वंश अचानक ही कार में ब्रेक लगा देता है और गुस्से में कार से बाहर निकल आता है। आओ, वंश बीच सड़क में बैठे जोर से चिल्लाता है। नहीं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उन्हें। वंश प्लीज शांत हो जाओ। अब कार डरते डरते वंश के कंधे पर हाथ रखती है। मैं आज तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप था, पर नहीं अब मैं शांत नहीं हो सकता। बहुत रख लिया खुद पर काबू, पर अब और नहीं, किसी कीमत पर नहीं, हरगिज नहीं। वंश इस वक्त बहुत गुस्से में था। उसकी आंखें आग उगल रही थी, ऐसी आग जिसमें दुनिया जल जाए। वंश, मैं नहीं चाहती कि इस घर में किसी की खुशियों को बर्बाद करने की वजह मैं बनूं। अबका डरते डरते बोली। किस मिट्टी की बनी हो तुम अबका? हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हो, कभी तो खुद के बारे में सोचो। वंश गुस्से में अबका के दोनों बाजू को पकड़ कर बोला। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी जो अबका को दर्द पहुंचा रही थी। वंश, मैंने तुमसे कुछ छिपाया है। अबका डरते डरते फिर बोली। वंश, वो एकलव्य मेरा वो भाई है। वंश अबका की बात पूरी करते बोला। एकलव्य तुम्हारे मामा का बेटा है, मिस्टर पुरुषोत्तम ओबेराय तुम्हारे नाना जी, और मिसेज प्रस्तुति ओबेराय तुम्हारी नानी मॉम है। मिस्टर हर्षवर्धन ओबेराय तुम्हारे मामा और मिसेज काशी ओबेराय तुम्हारी मामी हैं, और अभी सानी मेहता तुम्हारी भाभी बनने वाली। वंश तो लगता है आज अबका के सिर पर बम फोड़ने के मूड में था। तुम्हें कैसे पता? अबका ने शॉक्ड होते हुए पूछा। तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं है अबका जो मुझे नहीं पता, और अगर ऐसा कुछ भी होता है वो भी मुझसे ज़्यादा दिन छिप नहीं पाएगा। फिर तुम चाहे मुझसे कुछ बताओ या ना बताओ। आई डोंट केयर बिकॉज देवांश वाधवा, और अगर मैं कुछ जाना चाहूँ तो जानकर ही रहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है आपका? तुम जो इस घर में बेटी बनकर रहती हो इसलिए क्योंकि इस घर के लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। बेटी मानते ही नहीं हैं। क्या तुम जानती हो कि उस घर के कुछ लोगों ने तुम्हें किसी न किसी मकसद से रखा है? तुम्हें क्या लगता है आपका मैं उस घर में क्यों रह रहा हूँ? क्योंकि मैं उन लोगों से बहुत प्यार करता हूँ? नहीं, मैं इस घर में रहता हूँ क्योंकि तुम और वत्सले उस घर में रहते हो। अरे जब मैं तुमसे मुंबई में मिला था और तुम्हारे जरिए मैं अविनाश तक पहुँचा था, तभी मैंने जान लिया था कि तुम वत्सला मेंशन में रहती हो। मैं तुम्हारे लिए दिल्ली आया था, तुम्हारे लिए उस घर में आया था, ताकि तुम्हें दुनिया से और ख़ासकर उस घर के लोगों से बचा सकूं, जिसके कड़वे सच का एक हिस्सा तुम कल देख ही चुकी हो। मैं तुम्हारे आसपास रहूं या ना रहूं, मेरी नज़रें तुम पर रहती हैं। जब मैं तुम्हारे चेहरे से नहीं जानता था तब भी, और जब से तुम्हें जाना है तब भी। जानती हो कैसे? नेहा के जरिए। वो कोई आम लड़की नहीं है। अबका सी इज ए ट्रेंड सोल्जर जो हमेशा मुझे उस घर में रहने वाले लोगों की खबर देती रहती है। इसलिए तुम उस घर में सेफ थी क्योंकि उनको तुम्हारी ज़रूरत थी। कल एक रात के लिए तुम पर से नज़रें हटाई, देखा क्या हो गया। अबका तो धीरे धीरे वाधवा परिवार का सच जानकर टूट सी जा रही थी। पर वंश अबका ने जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश की। नहीं अबका, अब कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, अब सिर्फ फैसला होगा। सज़ा होगी, मौत से भी बदतर सज़ा मिलेगी।
उसे। उसने तुम्हें छुआ है, तुम्हें रुलाया है उसने, तुम तड़पी हो उसकी वजह से। अब उसे भी तड़पना होगा। और वंश माफ़ करना नहीं जानता। वंश इतने गुस्से में बोल रहा था कि उसकी नसें दिखने लगी थी। नहीं वंश, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं जानती हूँ उन्होंने गलत किया है, गुनाह किया है, पर वो तुम्हारे भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं। अबका रोते हुए बोली। और तुम इस इंसान को भैया कहती थी? अबका वंश चिल्लाते हुए बोला। मैं वो सब नहीं जानती वंश, पर तुम अभी इस वक्त कुछ नहीं करोगे। और भैया ने जो किया उसके लिए तुम पूरे परिवार को गलत कैसे कह सकते हो? अबका चिल्लाते हुए बोली। और क्या कहा तुमने? मकसद? तुम कह रहे हो वाधवा परिवार मतलब दादाजी, दादी माँ, बड़े पापा, बड़ी माँ, प्रतिष्ठा भाभी, प्रथा भाभी, इन सब ने मुझे किसी मकसद से रोका है। वंश, तुम जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हो ना, वो तुम्हारा खुद का परिवार है। 4.5 साल से जानती हूँ उन्हें, बहुत करीब से देखा है मैंने उन्हें। उन्होंने संभाला है मुझे, हर कदम पर साथ दिया है मेरे वात्सल्य को प्यार दिया है। और मुझ में ऐसा कुछ नहीं है वंश जो उन्हें मेरे साथ प्यार का दिखावा करना पड़े। अब का वंश की कॉलर पकड़ कर कहती है, तुम एक इंसान के लिए किए की सज़ा पूरे परिवार को नहीं दे सकते। अब का आगे बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस इंसान को भैया कहने की? वंश जो चुपचाप अबका की बातें सुन रहा था, दरअसल वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। और जब उसने अबका के मुंह से उस इंसान को भैया कहते सुना जिसने उसके साथ गलत किया, तो उसके सब्र का बांध टूट गया। अबका किसी के गलत होने का मतलब ये नहीं होता कि उसने कोई किया है हो। किसी का यकीन तोड़ना भी एक गुनाह ही है। आप जब किसी की जान लेते हो तो वो इंसान एक बार मरता है, पर जब आप किसी का भरोसा तोड़ते हो तो वो इंसान हर रोज़, हर बार बार मरता है। और मैंने ये भी नहीं बोला कि उस घर में रहने वाला हर शख्स गलत है। दादी, बड़ी माँ, तेजस्वी आंटी, प्रतिष्ठा, प्रथा, आसमा गलत नहीं है। अगर वो किसी के लिए कुछ करती हैं ना तो दिल से करती हैं, पर एक गलती है उनकी। वंश कुछ रुकते हो बोला, जानती हो क्या? क्योंकि वो सब औरत हैं और इस घर में औरत को फैसले लेने का हक नहीं है। फैसले क्या, अपनी बात रखने का भी हक नहीं है। लेकिन उन्हें लगता है कि उनके पति उनकी केयर करते हैं, इसलिए बिना कहे उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। उनकी केयर करते हैं इसलिए बिना कहे उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं इसलिए वो भी चुप रहती हैं। वो तो जब तुमने उन्हें आईना दिखाया तब उन्होंने प्रतिष्ठा और प्रथा को काम करने की परमिशन दी। उन दोनों के कोई बेटा नहीं है, फिर भी वो दोनों आज भी इस घर का हिस्सा है। जानती हो क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार की इकलौती बेटी हैं और आगे जाकर उनकी सारी प्रॉपर्टी उनके पतियों को मिलेगी। वंश की कही हर एक बात आहिस्ता आहिस्ता आज अबका के सारे भ्रम तोड़ रही थी। मिस्टर चंद्रशेखर वाधवा अक्सर लोगों की मदद करते हैं, लेकिन तब जब उनके सामने मीडिया हो, जब उनकी की गई छोटी सी मदद दुनिया को ये सोचने पर मजबूर ना कर दे कि वो कितने महान हैं। तुम्हें तो याद ही होगा जब तुमने उनकी जान बचाई थी यूथ फेस्टिवल में। ये कोई छोटी बात नहीं थी आपका। और उस वक्त वहाँ मीडिया मौजूद थी, पर फिर भी किसी भी न्यूज़पेपर में ये खबर नहीं आई। जानती हो क्यों? क्योंकि तुमने उनकी जान बचाने के बदले उनसे कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था। और अगर ये खबर मीडिया में आती तो लोगों की नज़रों में तुम महान बनती, वो नहीं। आज वंश अबका के सामने उस परिवार के राज खोल रहा था जो उसके लिए सब कुछ था। और मेरे बड़े पापा मिस्टर शिवशेखर वाधवा ये बुरे नहीं हैं अबका, और बिना किसी शर्त लोगों की मदद करते हैं। और अगर किसी को अपना ले तो उसे अपनी सराखों पर रखते हैं। बस उन्हें झूठ से सख्त नफरत है, फिर चाहे वो झूठ किसी भी वजह से एक क्यों ना हो, बोला गया हो। इनके लिए इनका परिवार मायने रखता है, पर उससे भी ज़्यादा मायने रखता है उनकी रेपुटेशन। और अपनी रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए ये कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं, अपने बच्चों की खुशियाँ भी, अपने बहुओं के सपने भी।
पर दुनिया के सामने इनका सिर नहीं झुकना चाहिए। और ये संकल्प वो तो इन्हीं की परछाई हैं। दुनिया में नंबर 1 बने रहने के लिए अगर अपने परिवार को पीछे छोड़ना पड़े तो ये बहुत आसानी से पीछे छोड़ देंगे। अपनों की ज़िंदगी आंसुओं से भरनी पड़े तो ये एक पल में भर देंगे। अब आते हैं तुम पर। तुम्हें ये पता है कि तुम्हें इन्होंने बीच सड़क में बेहोश देखा और तुम्हें बचाया, लेकिन मुझे ये पता है कि ये तुम्हारी आवाज़ सुनकर तुम्हारे पास नहीं आए थे। वो तो तुम्हारी आवाज़ इग्नोर करके जा ही रहे थे, पर सामने से इन्हें मीडिया की वैन आती दिखी। और फिर क्या होना था? अगले दिन की हेडलाइन थी कि दी शिवराज शेखर ने बचाई एक बेहोश माँ और उसके बेटे की जान। ये चाहते तो उस न्यूज़ को रोक सकते थे, पर इन्होंने रोका तो दुनिया के सामने तुम्हारा नाम और तुम्हारा चेहरा सामने आने से। और उस वक्त मैंने भी जानने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे बारे में जानने की, क्योंकि इन आँखों ने तुम्हारा चेहरा बसा था जहाँ में तुम थे। और जिस लड़की की बड़े पापा ने जान बचाई उसके तो कोई मायने ही नहीं थे मेरी ज़िंदगी में। बड़े दादाजी, उन्होंने जब उस दिन तुम्हें वीडियो कॉल पर देखा तो उन्होंने तुम्हें अपने घर लाने को बोला, क्योंकि उसके 3 बहुत बड़े रीज़न थे। नंबर 1, जिस दिन तुमने उनकी जान बचाई थी उस दिन तुम्हारे जाने के बाद उन्हें पता चल गया था कि तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो और फिजिशियन तुम्हारा ये सब्जेक्ट रहा है। और दादी माँ को एक बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत थी जो 24 घंटे उनके आसपास रहे। तुमसे पहले भी आई थी कई फिजियोथेरेपिस्ट, पर किसी ने किसी मेजर इश्यू की वजह से कोई भी 1 हफ्ते से ज़्यादा टिक ही नहीं पाता। और तुम पर इस परिवार के इतने एहसान हो गए थे कि तुम सामने से इनकी हेल्प के लिए बोलती। नंबर 2, इस घर में रहते रहते तुम इस घर के लोगों की हर ज़रूरत इस घर के लोगों से ज़्यादा समझने लगी थी, इसलिए अपनी लाइफ तुम्हारे बिना इमेजिन नहीं कर पा रहे थे। और वत्सल को इन्होंने बहुत प्यार दिया पर उसे ग्रोथ करने का मौका नहीं दिया। यही वजह है कि उसकी शिक्षक ने कभी उसे उनके करीब जाने नहीं दिया। कभी वत्सल ने तुम्हें उनके लिए कुछ ज़्यादा करने नहीं दिया। और तीसरी सबसे बड़ी वजह, नंबर 3, तुम्हारा उनको वत्सला ड्रीम विला जैसे प्रोजेक्ट का आइडिया देना, जो कंस्ट्रक्शन की दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसे ऑर्गेनाइज करना इतना आसान नहीं था। अकेले वाधवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बस की बात नहीं थी। वत्सला ड्रीम विले अकेले खुद में 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मिस्टर शिवशेखर वाधवा तुम्हें बेटी मानते हैं ना? तुम्हें पता है उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी मानकर यहाँ क्यों रखा है? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तुम्हारे आइडियाज़ किसी और के काम आए। अब जाहिर सी बात है, जब दादी ठीक हो गई एक तरह से इनकी ज़रूरतें ख़त्म हो गई थी। तुम्हें पता है, इस अंकल ने फैसला ले लिया था कि वो सबसे बात करके तुम्हें घर से जाने के लिए बोल देंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारी और मोच की दोस्ती पसंद नहीं थी। पर वो बात करते उससे पहले प्रोजेक्ट आ गया। अभिमान और कुल के बस की बात नहीं थी इतने बड़े प्रोजेक्ट को ओवरटेक करने की। जिस प्रोजेक्ट के आइडिया का तुम्हारा था, जिस प्रोजेक्ट में तुमने सबसे ज़्यादा मेहनत की, जिस प्रोजेक्ट में तुम्हें बराबरी का पार्टनर होना चाहिए था, उस प्रोजेक्ट में मिस्टर अभिमान वाधवा ने तुम्हें सेक्रेटरी बना दिया। जिस प्रोजेक्ट की तुम प्रथा और प्रतिष्ठा न्यू हो, उस प्रोजेक्ट में तुम्हारे नामों का जिक्र तक नहीं है। क्या अब भी कहना चाहोगी कि वो परिवार तुम्हारे लिए सब कुछ है? वो अंश अबका की आंखों में देखकर बोला, मिस अबका वर्मा, आप पिछले 4.5 साल से अगर सेफ हैं, क्योंकि नेहा हर वक्त आपके पास रहती है। और अविनाश आपका किडनैप इसलिए कर पाया क्योंकि आपके घर के बाहर जाने के बारे में नेहा जानती नहीं थी।
और जब तक उसे पता चला बहुत देर हो चुकी थी। मुंबई में हमारा मिलना तो बस इत्तेफाक था जो मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए यहाँ तक ले आया। वंश आगे बोला। वंश, तुमने बोला था कि कल तुमने एक रात मुझ पर से अपनी नज़रें हटाई तो मेरे साथ वो हो गया। जब तुम्हारी नज़रें मुझ पर ही थी ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ और किसने किया? तुम तो चले गए थे ना? अब कन्या वंश की आंखों में देखकर पूछती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा।